अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने बायोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम और डी स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने फर्स्ट लेक्चर इसका पढ़ा था जो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्रोमोसोम और डीएनए को का जो फर्दर आगे दूसरा लेक्चर आता है वो है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। आपने कल पढ़ा था कि क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या है, क्रोमोसोम डिस्कवर कैसे हुआ था, कहाँ से डिस्कवर हुआ था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम की टाइप्स कितनी होती हैं, क्रोमोसोम की शेप कैसी होती है। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। कोई भी क्रोमोसोम जो होता है ना वो मिलके बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। जो डीएनए है उसका प्रोपोर्शन होता है हमेशा 40%, जबकि हिस्टोन प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है 60%। इसके साथ साथ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम बिकॉज दीज आर दी साइट्स ऑफ आरएनए सेंसेस। तो कोई आपसे ये पूछे कि क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बना होता है तो आपने ये बताना है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए का जो प्रोपोर्शन है वो 40% होता है, जबकि स्टोन प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन होता है वो 60% होता है। इसके साथ साथ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए भी उस क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट होता है, क्योंकि ये साइट्स होती हैं किसके लिए, आरएनए सिंथेसिस के लिए। जो क्रोमोसोम का डीएनए होता है वो एक लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर की तरह होता है जो कि क्रोमोसोम की एंटायर लेंथ के साथ एक्सटेंड कर रहा होता है और वो अनब्रोकन होता है थ्रू आउट का क्रोमोसोम। तो वो इसको हम कहते हैं डीएनए ऑफ अ क्रोमोसोम। यानी कि डीएनए ऑफ अ क्रोमोसोम इज़ अ वेरी लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर विच एक्सटेंड अनब्रोकन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डीएनए ऑफ अ क्रोमोसोम। तो सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि जो डीएनए क्रोमोसोम का डीएनए होता है वो क्रोमोसोम की एंटायर लेंथ के साथ एक्सटेंड कर रहा होता है और वो अनब्रोकन होता है और वो डबल स्टैंडर्ड फाइबर की तरह होता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन क्रोमोसोम की लेंथ कितनी होती है। अगर हम एक क्रोमोसोम की लेंथ हम देखते हैं तो एक टिपिकल क्रोमोसोम जो तकरीबन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यानी कि एक क्रोमोसोम के अंदर तकरीबन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम एक सिंगल क्रोमोसोम के डीएनए को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर रख देते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो इस तरह एक इतने बड़े स्ट्रैंड को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर छोटी सी जगह पे रख देना और उसको इस तरह फिट कर देना, ये कुदरत का एक करिश्मा ही कहा जा सकता है या अजूबा ही कहा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्रोमोसोम के अंदर तकरीबन 140 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर एक क्रोमोसोम के डीएनए को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर रख दिया जाए तो उसमें उसको उसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इतने बड़े स्ट्रैंड को एक छोटे से न्यूक्लियस में फिट कर देना ये कुदरत का ही एक करिश्मा कहा जा सकता है। एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन होती है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप कहें कि आपने अभी कहा ना कि एक क्रोमोसोम के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को एक वर्ड के तौर पे आप कहते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड एक लफ्ज़ है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन अ वन क्रोमोसोम, जो एक क्रोमोसोम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लिखने के लिए या फिल करने के लिए आपको 280 बुक्स चाहिए, 280 बुक्स चाहिए। उस हर बुक के अंदर 1000 पेज होना चाहिए और हर पेज के ऊपर तकरीबन 500 वर्ड्स हों, तब आप जाके एक क्रोमोसोम की इन्फॉर्मेशन को राइट अप कर सकते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ कि अगर आपने एक क्रोमोसोम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको लिखने के लिए आपको तकरीबन 280 बुक्स चाहिए और हर बुक के ऊपर 1000 पेज होना चाहिए और हर पेज के ऊपर तकरीबन 500 वर्ड्स होते हैं, तब जाके वो एक क्रोमोसोम की इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं।
यानी कि इतना वास्ट ये होता है क्रोमोसोम। अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो ऐसा नज़र आते हैं जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, जैसे कि जो मोतियों की लड़ी होती है उस तरह के नज़र आते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम की लेंथ कितनी है, जो कि करीब 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और अगर उसकी इंफॉर्मेशन को राइट करना शुरू करें तो उसके लिए आपको 280 बुक्स चाहिए, और हर बुक के अंदर 1000 पेज होना चाहिए, और हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स होने चाहिए, तब जाके आप एक क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। आपको पता है कि डीएनए जो है वो डुप्लेक्स होता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड होता है। वो हमेशा क्वाइल होता है करीब 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द। तो इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोसोम। यानी कि जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो क्या होता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द क्वाइल होता है। तो जिसकी वजह से एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोसोम। यानी कि डीएनए डुप्लेक्स इज क्वाइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मिंग अ कम्प्लेक्स नोन एज न्यूक्लियोसोम। हर न्यूक्लियोसोम में मैंने आपको अभी बताया है कि दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपका डीएनए, जो कि डबल स्ट्रैंड होता है। इसके अलावा 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि जो 8 हिस्टोन प्रोटीन होती हैं उनके गिर्द आपका डीएनए क्वाइल होता है। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम की कंपोजिशन है वो क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन 60% हैं और डीएनए 40% है। जो हिस्टोन 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द जो है आपका डीएनए क्वाइल होता है, उसको हम क्या, उससे जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोसोम कह देते हैं। क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। वो क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे बेसिक अमीनो एसिड की अबंडेंस होती है जैसा कि लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। तो उनकी अबंडेंस की वजह से हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि डीएनए के फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये एक दूसरे के सही बाइंड हुए होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोसोम कह देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसोम क्या है। डीएनए डुप्लेक्स जो होता है वो क्वाइल होता है अराउंड 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, जिसकी वजह से, और जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर बेसिक अमीनो एसिड की अबंडेंस होती है, जबकि आपका जो डीएनए है उसके ऊपर नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो उसको अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट थिंग है जी, क्रोमैटन क्या होता है। क्रोमैटन बेसिकली ऐसा न्यूक्लियो प्रोटीन मटेरियल है जो कि क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। यानी कि न्यूक्लिक एसिड या डीएनए प्रोटीन जो कि ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बनाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उसको हम क्या कह देते हैं, क्रोमैटन कह देते हैं। कोई भी क्रोमैटन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक है यूक्रोमैटन, दूसरा है हेट्रोक्रोमैटन। आपको सिंपल लफ्ज़ में बता देता हूँ कि जो यूक्रोमैटन होता है ना, ये एक्टिव पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम होता है, और जो हेट्रोक्रोमैटन है ये इनएक्टिव पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम होता है। इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए एक्टिव का क्या मतलब है, इनएक्टिव का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि सेल साइकिल की दो फेजेस होती हैं। एक फ़ेज़ को हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज़, जिसको हम इंटरफेज़ भी कहते हैं। दूसरी फेज़ होती है उसकी माइटोटिक एंड मियोटिक फेज़, जो कि डिवाइडिंग फेज़ होती है। जो ऐसा क्रोमैटन मटेरियल पार्ट जो कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर अनकॉइल हो, जबकि सेल डिवीजन के अंदर वो कंडेंस हो, तो जिसकी वजह से जो आपकी जीन्स होते हैं ना इंटरफेज के फेज़ में, वो क्या वो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। आपको पता है जब जीन्स एक्सप्रेस होते हैं तो उससे क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, जिसको एक प्रोसेस के ज़रिए बनता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं यूक्रोमैटन। यानी कि क्रोमैटन का ऐसा हिस्सा जो कि कंडेंस रहता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जबकि अनकॉइल हो जाता है ड्यूरिंग इंटरफेज़। जब क्योंकि अनकॉइल हो जाता है तो उसके जीन्स एक्सप्रेस कर सकते हैं,
जिसकी वजह से उस क्रोमेटन पार्ट को हम क्या कह देते हैं, यू क्रोमेटन। इसी तरह हेट्रोक्रोमेटन, मैंने अभी आपको कहा इनएक्टिव पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमेटन मटेरियल का या क्रोमेटन का वो वाला पार्ट जो कि कंडेंस रहता है ड्यूरिंग इंटरफेज एज वेल एज ड्यूरिंग डिवाइडिंग फेज। तो जिसकी वजह से वो हमेशा कंडेंस रहता है। कंडेंस रहने की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, उसके जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पाते, क्योंकि उसके जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पाते तो वो मैसेंजर आरएनए भी नहीं बन पाता और फर्दर उससे प्रोटीन भी नहीं बन पाती। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि यूक्रोमेटन और हेट्रोक्रोमेटन का क्या डिफरेंस होता है। यानी कि एक्टिव पोर्शन ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड यूक्रोमेटन। इसमें जो क्रोमेटन का पार्ट होता है वो कंडेंस रहता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और जबकि अनकोयल हो जाता है ड्यूरिंग इंटरफेस, जिसकी वजह से उसके जीन एक्सप्रेस करते हैं और एक्सप्रेस होने से मैसेंजर आरएनए बनता है। पता है आपको, मज़ीद पढ़ेंगे अभी कि मैसेंजर आरएनए से फर्दर प्रोटीन बनती है। जबकि क्रोमेटिन का वो वाला पार्ट जो कि कंडेंस रहता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एज वेल एज ड्यूरिंग इंटरफेस, जिसकी वजह से उसका जो पोर्शन होता है वो मुकम्मल तौर पे या परमानेंटली कंडेंस रहता है, जिसकी वजह से उसके जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पाते। क्योंकि उसके जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पाते तो इसको हम क्या कह देते हैं, हेट्रोक्रोमेटन। ये आपने वो स्ट्रक्चर को अगर मज़ीद इसको समझना है तो ये देखें, इसमें आपको 8 हिस्टोन प्रोटीन नज़र आ रही हैं। जो आपने न्यूक्लियोसोम पढ़ा है ना, तो इसमें आपको 8 हिस्टोन प्रोटीन नज़र आ रही हैं। उन हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द क्या चीज़ कोवाइल हुई है, वो डीएनए डुप्लेक्स कोवाइल हुआ है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि डीएनए डुप्लेक्स इज कोवाइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, जिसकी वजह से आप इसको क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोसोम कह देते हैं। इसके गिर्द हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द जो होता है वो किसकी कोवाइलिंग हुई होती है, डीएनए की कोवाइलिंग हुई होती है, जिसकी वजह से आप इसको हम कह देते हैं, न्यूक्लियोसोम कह देते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर है ये आप मेरे ख्याल में ये कम्प्लेक्स हो जाएगा एफएससी के लिए, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करता। बस आपको यही पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम की कंपोजिशन में किस चीज़ से मिलकर किसकी कंपोजिशन है, डीएनए है, स्टोन प्रोटीन है, डीएनए कितने परसेंट है, स्टोन प्रोटीन कितने परसेंट है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि उस क्रोमोसोम के अंदर उसकी लेंथ ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम कितनी है और उसकी एक क्रोमोसोम के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोसोम मैंने आपको बार बार बताया है। उसके बाद क्रोमेटन क्या होता है, उसके बाद यू क्रोमेटन और हेटोक्रोमेटन में क्या डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें हम उसकी फर्दर डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर की कि इसको हम कैसे लेके चलेंगे। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे किसी टाइम भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।